हेलो दोस्तों, आज की हम इस हेडिंग में जानेंगे कि पीएच का जो हमारी डेली लाइफ है उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम ये बात ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पीएच से हमें क्या पता चलता है। पीएच वैल्यू आप ये जान चुके हैं कि पीएच वैल्यू आपको ये बताती है कि कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर आपके बेसिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीएच वैल्यू से आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक कैरेक्टर का सब्सटेंस है या एसिडिक कैरेक्टर का सॉल्यूशन है या बेसिक कैरेक्टर का सब्सटेंस है या बेसिक कैरेक्टर का सॉल्यूशन है। तो पीएच वैल्यू आपकी काफी हेल्पफुल होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस, दैट हाउ व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस रिप्रेजेंट, either acidic or basic. Clear? And it is recognized with the help of only by the pH value. pH वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने की जनरली आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, pH वैल्यू को pH पेपर जो हमने कल डिस्कस किया था, pH पेपर को यूज करते हैं और उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस का pH निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप पीएच निकालेंगे, अगर आपका 7 से लेस आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा वो सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। अगर 7 से ग्रेटर आ रहा होगा इसका मतलब वो कैसे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक कैरेक्टर। और अगर 7 आ रहा है तो वो कैसे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल, मतलब ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। क्लियर? तो ये आपका जो जजमेंट है या जो आपका ये पीएच का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, क्या ये रियली यूजफुल है या हमने आपके लिए बिना मतलब मेहनत करी और आपने उसको सीखने में बिना मतलब टाइम वेस्ट किया। आज आपको समझ में आएगा कि पीएच का आपकी लाइफ में कितना ज्यादा रोल होता है। डे बाय डे की आपकी हर एक फॉर्मुलेशन में, हर एक प्रिपरेशन के अंदर आपका पीएच का खास तौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कैसे, एक एक करके आइए स्टडी करते हैं। मैंने जो आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग है वो सारी हेडिंग्स ऑलरेडी नोट डाउन कर दी शॉर्ट में। ठीक है, एक एक करके मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। यही आपके एग्जाम्पल हैं जो आपको स्टडी करने हैं, जो आपके क्या होंगे पेपर में, जहां से क्वेश्चन या जो एनसीईआरटी में है, मैं पेपर की बात नहीं, जो एनसीईआरटी में है वो मैंने सारे पॉइंट लिखवा दिए। आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पीएच का एवरीडे लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। पीएच क्या होता है हम पता कर चुके हैं। पीएच मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि आपके हाइड्रोजन आयन कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। दूसरा हम कह सकते हैं पीएच का मतलब कि सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर का है या बेसिक कैरेक्टर का है। ये हमें पता करना है कि एसिडिक चीज हमारे लिए फायदेमंद होती है, बेसिक चीज होती है, या एसिडिक बेसिक दोनों फायदेमंद है या दोनों ही नुकसानदायक है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये स्टडी करना है। अब हमें कौन कौन से सेक्टर में स्टडी करना है ये हमने हेडिंग लिख ली। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? पहला क्वेश्चन, क्या आपके प्लांट्स पे और एनिमल्स पे पीएच का कोई फर्क पड़ता होगा? जो आपके प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, क्या उन पे पीएच का कोई फर्क पड़ता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, कि आपकी जो मिट्टी होती है सॉइल, क्या उसका भी पीएच का कोई लेना देना है? क्या उस पर भी पीएच का कोई फर्क पड़ता है? तीसरा, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच का कोई फर्क है? पीएच का क्या रोल होता है, क्या नहीं होता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हमें स्टडी करना है। और बड़ी बात कि आपका क्या पीएच चेंज होने से आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे या नहीं, क्या आपके दांत खराब होने स्टार्ट होंगे या नहीं, पीएच का क्या आपके दांतों पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। पांचवा, क्या जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो आपके जब आपको डंक मारते हैं या आपके चुभते हैं तो आपको जलन सी महसूस होती है, चीस वगैरह मचती है। तो ये जो आपको जलन महसूस होती है, चीस वगैरह का एहसास होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो आइए फटाफट स्टडी करते हैं। ये सारे पॉइंट आप इकट्ठे लिख लीजिएगा, मैं एक एक करके यहाँ पे आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स पे पीएच का फर्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कैसे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जनरली वो वर्क करता है 7 to 7.8 के पीएच वैल्यू पे।
कितनी पीएच वैल्यू पे, 7 to 7.8 की पीएच वैल्यू पे जनरली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है। क्लियर। अब क्या होता है कि आपका जब पीएच एक रेंज है, मतलब पीएच ही क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। पीएच क्या है, पीएच ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। अगर पीएच ज्यादा चेंज हो जाएगा ना तो इंसान ऑन द स्पॉट खत्म भी हो जाएगा, मर भी सकता है। इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है पीएच वैल्यू का ध्यान रखना। इसीलिए आपकी जो भी फॉर्मुलेशन, जो भी प्रिपरेशन बनाई जाती है, जो भी चीजें आप कंज्यूम करते हैं, उन सब पे पीएच का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपका ये पीएच जो हमारी बॉडी का है जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम 7 to 7.8 है, अगर मैं इसी को कर दूंगा आपका 5 to 9, बंदा जो भी बंदा है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे। हो सकता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क ही ना कर पाए। क्लियर। इतनी आपकी क्या होती है, इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि आप जो ऑइंटमेंट लगाते हो, क्रीम लगाते हो, क्या उस पर भी पीएच का फर्क होता होगा? या आपने कभी सोचा है कि जो बंदे को ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, क्या उस पर भी कोई पीएच का फर्क होता होगा? वरना तो ग्लूकोज में क्या है, आपको पता है एक तरीके की शुगर होती है, सिंपल चीनी को पानी में घोल दो और बंदे को चढ़ा दो। भाई यही तो पता है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो ग्लूकोज को पानी में घोल दो और बोतल चढ़ा दो, बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज ही तो चढ़ाना है। यही तो करते हैं जब ग्लूकोज की बात होती है ना? ऐसा नहीं है। आप ऐसा करने की सोचना भी मत और ऐसा करना भी मत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका फॉर्मुलेशन बनाई जाती है तो हमेशा जो फॉर्मुलेशन होती है ग्लूकोज की, जो बंदे को चढ़ता है, वो 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। वो कितनी कंसंट्रेशन का? 0.9% सोडियम क्लोराइड। क्योंकि 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू वही होती है जो आपकी किसकी होती है, ब्लड की। वही पीएच वैल्यू होती है आपके उस 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, जिसको आप ग्लूकोज की बोतल कहते हैं। ये इस सॉल्यूशन से बनती है 0.9% सोडियम क्लोराइड, और इसका पीएच एज इट इज उतना ही होता है जितना ब्लड का पीएच होता है। अगर ये दोनों चेंज हो जाएं, अगर इसका पीएच, ब्लड का पीएच आपको पता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, आप लिख सकते हैं 7.4, ठीक है। कितना होता है? 7.4 से 7.6 की रेंज होती है, आप 7.4 लिख लीजिए ब्लड का पीएच। ये याद नहीं रखना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्या है कि अगर आपके जो आप चीज ब्लड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसका पीएच 7.4 की जगह 5 हो गया, बंदा ग्लूकोज चढ़ाते या कोई भी चीज जो आप उसके ब्लड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या ब्लड में लगा रहे हैं, अगर आपकी पीएच वैल्यू 7.4 से, इतना तो बियर कर सकता है ये, कितना 7.2 to 7.6, इतना चेंज तो झेल लेगा। बट अगर इससे ज्यादा चेंज हुआ तो बंदा ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपके डॉक्टर ने किसी ने कोई चीज चढ़ाई या कोई चीज आपके ब्लड में इंट्रोड्यूस कराई, इंजेक्शन लगाया, कुछ भी, और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। या आप घर पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी कर लिया और किसी बंदे की जान चली गई, क्योंकि आप लोगों को पीएच का कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है। ये पीएच आपके लिए इसलिए यूजफुल हो जाता है क्योंकि पीएच में आपका पीएच अगर चेंज हो जाएगा बॉडी का, इसका मतलब आपने एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को चेंज कर दिया। और एसिड आपके लिए हार्मफुल है, बेसिक भी हार्मफुल है, दोनों ही चीजें खतरनाक है। तो आपको उनकी एक रेंज है, उतनी ही रेंज की चीज बना के आपको उसमें यूज करनी होती है। यही काम किस में होता है आपका, आपकी आइस की ड्रॉप में, ठीक है। जब आप क्या बनाते हो, आइस की ड्रॉप बनाते हो, तो आपके आंसुओं का भी पीएच होता है। आपके जो क्या होते हैं, टीयर, जो आंसू होते हैं, इनका भी, या फिर आप कह सकते हो लैक्रिमल, जो आपका यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर है आइज में, इनका क्या होता है, पीएच। आप वो जो दवाई बनाते हो, जो आंखों में डालने वाली दवाइयां हैं, उनका भी पीएच इसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आंख में बहुत तेज जलन होती है। जैसे ही आप दवाई डालते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जलन हुई, बहुत ज्यादा मिर्ची सी लगी, फटाफट आपने आंख को धोया, क्यों? क्योंकि पीएच उसका क्या हो गया है, चेंज हो गया है, या फिर ऊपर नीचे है। इसी तरीके से जब कान की ड्रॉप डालते हैं आप, तो कान में बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, पीएच। क्लियर? तो आपका पीएच, जिसको आप बहुत लाइटली, यही आपका जो ऑइंटमेंट होती है, क्रीम होती है, जो आप सॉल्यूशन पीते हैं,
जितनी भी दवाइयां मेडिसिनल पर्पज में, मेडिसिनल सेक्टर में सबसे ज्यादा रोल होता है किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाते टाइम पीएच को मेंटेन करना। अगर पीएच मेंटेन नहीं हुआ तो आपकी बहुत ड्रास्टिक आउटकम आते हैं। इसलिए अगर थोड़ा बहुत है तो इरिटेशन होगी, जलन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बियर कर लोगे। अगर ड्रास्टिक फॉर्मुलेशन में चेंज हो गया तो फिर आपका बंदे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए पीएच का ध्यान रखना। पीएच किसके लिए? एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एनिमल्स का मतलब ह्यूमन बींग्स की ही मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? एज वेल एज ये एनिमल्स पे भी अप्लाई होता है। ये चीज याद रखना कि पीएच आपका अगर चेंज हो गया तो बंदे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन को जिसको आप तैयार कर रहे हो उसका पीएच उतना होना चाहिए जिसके साथ आपको उसको यूज करना है। ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ गई होगी शायद बात कि पीएच एनिमल्स के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है। दूसरा और एग्जांपल देके समझाता हूं जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले एसिड रेन समझिए, तब समझ में आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि एनिमल्स की हर फॉर्मुलेशन जो भी आप चीज क्या करते हैं यूज करते हैं मेडिसिन में, दवाइयां हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे आपकी सपोस्ट्रीज हो, चाहे आपके क्या हो लोशंस हो, चाहे कोई भी, हर चीज का पीएच मेंटेन किया जाता है। इवन अब आपकी जो खाने की ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, खाने के लिए मटेरियल जो भी सब्सटेंस, सबके पीएच का ध्यान रखा जाता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर? अब आप कहेंगे आलू के चिप्स और ये सब चीजें, इनका नहीं। क्लियर? इनका नहीं है, बट ये सब आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी सेक्टर है। क्योंकि अगर ये ज्यादा चेंज होगा तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बंदे की अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जान भी जा सकती है। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल। इससे पहले आप समझिए एसिड रेन क्या होती है दोस्तों, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा। एसिड रेन क्या होती है, आपको दो डेफिनेशन लिखनी है। एक डेफिनेशन, रेन which pH value is lower than 5.6, ठीक है। रेन which pH value is lower than 5.6, जिसकी pH वैल्यू 5.6 से क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है, जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, 5.6 से कम होगी, उस रेन को आप एसिड रेन कहते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो ज्यादा अच्छी है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप खुद कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, रेन in which oxides of sulfur and nitrogen are present। नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, ये दो डेफिनेशन है, दोनों याद रखना। ये कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये आपके 10th के स्टूडेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है। एसिड रेन क्या होती है, एक ऐसी रेन जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो, जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है, उस बारिश को मैं एसिड रेन कहता हूं। क्लियर? या फिर ऐसी बारिश जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, उस बारिश को भी मैं एसिड रेन कहता हूं। ये दोनों बातें हैं। अब इसके मैं दो रिजल्ट आपको बताता हूं। ये जो बारिश होगी, अब आपको पता है इसका पीएच कितना है, 7 से कम है। 7 से कम का मतलब ये किस नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एसिड रेन। अब ये जो बारिश का पानी है ये किस में जाएगा, समुद्र में जाएगा या नदियों नालों में जाएगा। वहां पे जो जीव रहते होंगे, जो भी जानवर रहते होंगे, उनकी पीएच की एक लिमिट होती है। ज्यादातर सबसे नुकसान होता है, सबसे ज्यादा होता है हमारी मछलियों को, फिश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनका ज्यादातर पीएच होता है 6, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, उस रेंज के अंदर, 6 के ज्यादा अप्रोक्सीमेटली। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मछलियों के अंडों को। ज्यादा नहीं समझना, आप सिर्फ इतनी कहानी समझिए। तो ये जो एसिड है जिसका पीएच 5.6 से कम हो, उसको एसिड रेन कहेंगे। तो ये पानी जैसे ही आपके समुद्र में, नदी नालों में जाता है, तो इसके पीएच को क्या कर देता है दोस्तों, डिक्रीज कर देता है। इसके पीएच को, जो उस नदी नाले का जो पानी है उसका जो पीएच था वो और कम कर देगा उसके पीएच को। मतलब इस पानी को और ज्यादा क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। इस पानी को क्या बना देगा, और ज्यादा एसिडिक। जैसे ये पानी और ज्यादा एसिडिक बनेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो इसमें मछलियां हैं या मछलियों के जो अंडे हैं वो क्या हो जाएंगे, उस पीएच को झेल नहीं सकते। इसीलिए वो सारे के सारे जो उसको नहीं झेल सकते, ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। ऑन द स्पॉट वो सारे के सारे आपको मर जाएंगे। और अगर आप न्यूज से अवेयर रहते हैं, थोड़े टाइम पहले की बात है, पंजाब में क्या हुआ था, जो रातों रात सुबह उठ के देखा तो आपकी मछलियां बिल्कुल किनारे पे बहुत सारी मरी पड़ी थी। उसका रीजन ये हो सकता है।
ठीक है, कि आपका क्या हुआ होगा, वाटर का जो पीएच है वो चेंज हो गया होगा। भले ही एसिड रेन की वजह से ना हुआ हो, किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ हो, या कई बार और भी जानवर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मर जाते हैं क्योंकि पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है जहां पे वो रह रहे हैं उसकी। तो जब वो इतना ज्यादा हार्म्स हो सकते हैं तो हम लोगों पे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्लियर हो गया कि एनिमल्स आपके पीएच सेंसिटिव होते हैं और कैसे। आई होप आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब बात आती है प्लांट्स की। क्या प्लांट्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? आंसर है हाँ। प्रूफ करिए कैसे होते हैं, प्रूफ कर देते हैं सर। आपका क्या है, इसके लिए आपको अगली वाली हेडिंग में चलना पड़ेगा, पीएच ऑफ द सॉइल। दोनों को जब आप रिलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। पीएच ऑफ द सॉइल में ही मैं जा रहा हूं क्योंकि इस हेडिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव का रीजन बता देता हूं। प्लांट्स का भी अगर पीएच चेंज हो जाएगा, प्लांट्स का कैसे चेंज होगा, प्लांट्स जिस कंडीशन में ग्रो कर रहा है, जिस मिट्टी में ग्रो कर रहा है, जिस ह्यूमिडिटी में ग्रो कर रहा है, जिस वाटर को वो यूज कर रहा है, अगर उन सबका पीएच उसकी रिक्वायरमेंट के पीएच से अलग होगा तो वो प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा ग्रो करेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा या मर जाएगा। और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब आपका क्या होता है, फेरी वाला आपके क्या करता है, पेड़ वगैरह लेके आता है, बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आप क्या करते हो, नर्सरी वगैरह में से प्लांट लेके आते हो, वहां बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। बट जब आप अपने घर पे लेके आते हो और अपने गमले में लगाते हो या अपने बगीचे में लगाते हो, वो बेचारा ग्रो नहीं करता। जबकि आपने उसमें खाद भी दिया, जो नर्सरी वाले ने बताया वो सारा काम किया, या जो आपका फेरी वाले ने बताया हमने सारा काम किया, उसी से करवाया, फिर भी वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि जो उस सॉइल का पीएच था, वहां की जो मिट्टी का पीएच था और शायद आपकी गमले की मिट्टी का पीएच एक जैसा नहीं है, उसमें ज्यादा चेंज है और वो उसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो फल जो पेड़ है वो बढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या अभिशाप लगा हुआ है, कोई भी रीजन है। साइंस का लॉजिकल रीजन है। आप पीएच ऑफ द सॉइल को सबसे पहले चेक कीजिए, मिट्टी का जो पीएच है उसको चेक कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये इसको ग्रो करने के लिए इतने पीएच की सॉइल चाहिए और इसका पीएच इतना है, इसलिए ये ग्रो कर ही नहीं सकता। अगर वो चीज ठीक है तो फिर आप वाटर जो यूज कर रहे हैं उस वाटर का पीएच कितना है, उसको जो आपका मिनरल्स चाहिए, जो न्यूट्रिशन जितने पीएच पे चाहिए, क्या वो उस पर मिल पा रहे हैं? ये सारे काम पॉसिबल नहीं है, बट बेसिकली 2-3 तो पॉसिबल है सॉइल का। अब आपके मन में क्लियर हो गया। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पीएच सेंसिटिव होते हैं और सीधा इनका आउटकम यही है, पहले धीरे धीरे इनकी ग्रोथ कम होगी और अगर ग्रोथ कम नहीं होगी या ज्यादा पीएच चेंज हो गया लिमिट से ज्यादा, तो ये ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। इसीलिए जब आप नाक पे कोई दवाई डालते हैं तो बहुत जलन, बहुत चीज मचती है, अगर उसका आपके नेजल फ्लूइड का आपका पीएच और उस सॉल्यूशन के पीएच में चेंज हो। हाँ, एक नॉर्मल केस में भी होता है, कई बार जब आपका बहुत ज्यादा नाक से पानी आ रहा होता है या कहीं घाव वाव बन जाता है, तब नॉर्मल में भी आपकी जलन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार थोड़ी सी जलन हुई और आप डॉक्टर के पास पहुंच गए कि सर जी मुझे तो क्या हो रहा है, ये आपने बेकार दवाई दे दिया, मेडिकल स्टोर से बहस करने लगे ना। आपके घाव पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपके घाव होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, उनकी वजह से भी पीएच चेंज होता है। इसीलिए कई बार नॉर्मल जब आप नेजल स्प्रे डालते हैं तो जलन नहीं होती, पर जब नाक बह रही होती है तब जब डालते हैं तो बहुत तेज जलन होती है और ऊपर से अगर उसमें थोड़ा घाव हो तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी वजह से पीएच चेंज हो रहा है वहां का लगातार। आई बात समझ में? तो ये आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, ना कि रटे हुए जिनको आप करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पे। ठीक है, एसिड क्लियर हो गया। एसिडिक रेन क्या होती है? ऐसी बारिश जिसका पीएच 5.6 से कम हो। पता कैसे चलेगा कि बारिश एसिडिक है या नहीं है? बहुत आसान है दोस्तों। पीएच पेपर ले आओ, जब बारिश हो एक कटोरे में उसका पानी इकट्ठा करना और उस बारिश की बूंद को क्या करना, उसके पीएच पेपर पे डालो, उसका पीएच 7 से क्या आएगा, कम आएगा, और जो स्केल होगा उससे उसके कलर को मैच कर लो, पता चल जाएगा इसका कलर कैसा आ रहा है। आपको पीएच अपने आप पता चल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। पीएच पेपर लेके आना है, मुश्किल से 20 रुपए का आता है। 20 रुपए में भी शायद आपकी 20 या 40 स्ट्रिप आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी। उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है अगर करना चाहे तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं सॉइल पे, कि जो आपकी सॉइल है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा बस, आप उनको क्योंकि आपके पास है लिखे हुए पहले से ही। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉइल वाला। अब सॉइल वाला क्या होता है मैं समझा देता हूं। आपने क्या किया कि आप हिमालय से पेड़ लेके आए, या सपोज आप कर्नाटक से लेके आए, या फिर आप कहां से लेके आए, लद्दाख से लेके आए।
भाई लद्दाख वाला जो पौधा है या मणिपुर मेघालय वाला जो पौधा है वो राजस्थान में नहीं उगता। जो राजस्थान वाला पौधा है वो आपका हिमालय में या लद्दाख में नहीं उगता। क्यों भाई, क्या रीजन है? और अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी फसल को किसी भी एरिया में उगा लो ना। फिर खाली गन्ने के लिए या गेहूं के लिए एक ही लोकेशन या एक ही स्टेट क्यों फिक्स है? क्यों है ऐसा? चाय पत्ती के लिए कि असम में ही सबसे ज्यादा प्रीफर क्यों है? उगा लो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में उगा लो, क्या प्रॉब्लम है? फर्क है। फर्क ये है क्योंकि सॉइल का पीएच बहुत मैटर करता है। सॉइल का जो पीएच होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सॉइल का पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं करना, पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए पीएच कितना चाहिए। बहुत आसान है, जहां वो ग्रो होता है वहां की मिट्टी लीजिए, उसको पानी में घोलिए, सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। उसको सॉल्यूशन को छान लीजिए तो मिट्टी अलग हो जाएगी और मिट्टी का घुला हुआ जो आपका सॉल्यूशन है वो तैयार। उसको पीएच पेपर पे डालिए, आपको पता चल जाएगा इसका पीएच इतना है। इसका मतलब इस पौधे को उगने के लिए इतनी पीएच वाली मिट्टी चाहिए। पता चल गया। अब आप उसको ले जाके उसी मिट्टी में लगा दीजिए तो देखिए वो आसानी से ग्रो कर लेगा। मैं और फैक्टर को आइडियल मान के चल रहा हूं कि और फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, और जो फैक्टर है, नहीं तो आप कहेंगे कि अभी कि वाटर का, न्यूट्रिशन का और इन सब का फर्क उनका रहेगा। मैं उनको अभी खाली इस टॉपिक की बात कर रहा हूं इसलिए इसी को कंसिडर करूंगा। पीएच ऑफ द सॉइल बहुत मैटर करता है, इसीलिए जब आप क्या करते हैं अपने घर के गमलों में पौधे लगाते हो तो वो इतने अच्छे ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने जो मिट्टी इस्तेमाल करी है उसका पीएच, उसको ग्रो करने के लिए जो पीएच चाहिए उससे क्या होता है, अलग होता है। कितना होता है, कैसे होता है? आप सिंपल एक्टिविटी कीजिए, मिट्टी लीजिए, मिट्टी को पानी में घोलिए, घोलने के बाद छानिए, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसकी ड्रॉप डालिए पीएच पेपर पे, आपको पता चल जाएगा आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच कितना है। और जहां से आप इसको लेके आए थे, जहां पे ये अच्छे से ग्रो कर रहा था, वहां की मिट्टी का पीएच कितना है। तो ये फर्क हुआ आपके मिट्टी का पीएच चेंज होने से भी। और इसीलिए इसका और एग्जांपल बता देता हूं। कई बार सुना होगा कि हमारा जो खेत है उसमें क्या हो गया है, एक तो दरारें आ गई हैं, दूसरा उस पर नमक सफेद सफेद सा पाउडर दिखने लगता है। तो आपका क्या हो जाता है, वो जो दरारें आती हैं उस टाइम आपकी मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। उस टाइम आपकी खेत की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस को यूज करते हैं, जैसे जिप्सम वगैरह डालेंगे या कुछ और चीज डाल के छोड़ते हैं खेत में। क्यों? क्योंकि उस एसिड के इफेक्ट को बेस डाल के हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। आगे बात समझ में? तो मिट्टी का भी पीएच चेंज होता है लगातार जब आप फसल उगाते रहते हैं उसकी वजह से। इसीलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, रटिए मत, समझिए बस, ठीक है। और जो बारिश होती है अब लगातार, एसिडिक रेन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके सल्फर के ऑक्साइड हैं और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं और ये दोनों ही क्या बना लेते हैं, ये बनाता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बनाता है HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है। इसीलिए मैं रेन को एसिडिक रेन कहता हूं, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी वजह से इसका फर्क मिट्टी पे भी पड़ता है, फसल पे भी पड़ता है। मिट्टी जो आपकी खेत है वो बंजर हो जाता है, इसीलिए उसमें हमें जिप्सम वगैरह या चीजें लगातार डालते रहनी पड़ती है। आगे बात समझ में? तो ये सब रीजंस आपको पता होने चाहिए। या चूना वगैरह डालते हैं, चौक वगैरह डालते हैं, ऐसा ही नहीं है कि एवं ही डाल रहे हैं, मन आया और हो गए शुरू ना, रीजन है जनरली उसके पीछे। तो मिट्टी पे भी आपका पीएच का फर्क पड़ता है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, सही से प्रॉपरली काम करना चाहते हैं तो आपको पीएच का ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं आगे तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा तीसरा वाला है आपका डाइजेशन में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, डाइजेशन आपको पता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो आपका स्टमक होता है, जो आपका क्या होता है, सलाइवा के पीएच अलग होता है खाने से पहले और खाने के बाद सलाइवा का अलग हो जाता है। चेक करना है, पीएच पेपर लीजिए, खाना नहीं खाया उससे पहले जीभ पे लगाइए, उसका कलर कुछ और आएगा। खाना खा लिया उसके बाद मुंह पे लगाएंगे, कलर कुछ और आएगा। क्लियर? तो सलाइवा का भी पीएच होता है, आंसुओं का भी पीएच होता है, जो आपका नाक से फ्लूइड निकलता है इसका भी पीएच होता है, कान में जो फ्लूइड है इसका भी पीएच होता है, यूरिन का भी पीएच होता है, ब्लड का भी पीएच होता है, दूध का भी पीएच होता है। हर वैल्यू का जो भी आप यूज करते हैं सबका पीएच होता है। ध्यान रखना, बस आपको कैलकुलेट करने की हैबिट होनी चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं तो। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ तो रही है, क्लियर तो हो ही जाएगा। तीसरा, रोल इन डाइजेशन, पीएच इन डाइजेशन कुछ भी नहीं है, खत्म है।
पीएच इन डाइजेशन क्या होता है कि जो आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन में बेसिकली जब मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा तो और आपको डिटेल बताऊंगा, अभी आप डाइजेशन में समझिए। डाइजेशन में क्या है, खाना कहाँ जाता है, माउथ के बाद स्टमक में। किस में जाता है दोस्तों, स्टमक के अंदर। अब जो आपका स्टमक होता है, स्टमक के अंदर आपका एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5 से 1.5 मान लीजिए आपके लिए। अब आप सोचो ये कितना स्ट्रांग एसिड है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। अगर कहीं ये गलती से यहाँ गिर जाए तो आर पार छेद कर देगा, जिंदगी में कभी कुछ नहीं। और इतने में अगर हाथ डाल दिया तो ये पूरा हाथ गायब हो जाएगा विद इन मिनट। पूरी 1 मिनट में नहीं लगेगी, पूरा हाथ गायब, मिलेगा भी नहीं कि कहाँ क्या था। इतना स्ट्रांग एसिड है। अब ये क्या करता है, आपको कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि पीएच का आपके डाइजेशन पे रोल होता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन के टाइम पे HCl रिलीज होता है जिसकी पीएच वैल्यू 1.5 होती है। अब इसके मैं कई सारे रीजन बताऊंगा। पहला रीजन समझिए, तुरंत खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो एसिड निकला है, एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा तो एसिड खाने के पार्टिकल्स को सही से तोड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। पहला रीजन। दूसरा, खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि HCl वाटर खाने के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है। वो अपनी एक्टिविटी कर ही रहा था कि आपने पानी डाल दिया जिससे वो और डाइल्यूट हो गया। अब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, डाइल्यूशन में सिखा चुका हूं, तो उतना वो ताकतवर नहीं रहा, जिससे डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। ये बात अलग है कि हम जानते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। मैं कंसेप्ट जरूर सिखा रहा हूं आपको। अब कि जो HCl का पीएच होता है, अगर आपके डाइजेशन प्रोसेस, अब यहाँ पे ज्यादा नहीं समझना, यहाँ पे आपको समझना है कि आपको क्या होता है जब आपको भूख लगती है, आपको खाना नहीं मिल पाता, भूख लगती है, तो पेट के अंदर क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन, दर्द और जलन का एहसास होने लगता है। वो दर्द और जलन का एहसास इसलिए होता है क्योंकि आपके स्टमक के अंदर लगातार HCl निकलता जा रहा है। जो HCl निकल रहा है, इसकी वजह से आपको पेन एंड इरिटेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको फिर खट्टी डकारें आनी होती हैं और उसको हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी इज अ स्टेट इन विच कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन स्टमक इंक्रीजेस। जब आपके स्टमक में HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको जलन और दर्द का एहसास होता है, उसको एसिडिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा रीजन कि ये जो एसिडिटी है, इसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको खत्म करने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, आपके एंटासिड का। एक दवाई यूज करते हैं जिसको कहते हैं एंटासिड। याद रखना, अगर कहीं भी वर्ड आ जाए कि आपका ये दवाई क्या है, एंटासिड, इसका मतलब वो दवाई एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज होती है। किसको खत्म करने के लिए, एसिडिटी को। तो एंटासिड आर दो सब्सटेंस which used in the acidity या which help in the relief of acidity। एसिडिटी से जो आपको बचाते हैं, ऐसी सारी दवाइयों को एंटासिड कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके अंदर आपकी इनो भी आती है, इसके अंदर आपकी डाइजीन भी आती है, इसके अंदर आपका बेकिंग सोडा भी आता है। क्लियर हो गया। अब ये भी समझिए कि एंटासिड एसिडिटी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं। एंटासिड बेसिक इन नेचर। एंटासिड कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। ये भी पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए। इसका मतलब इनो बेसिक नेचर की है, डाइजीन बेसिक नेचर को शो कर रही है, बेकिंग सोडा बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी भी आप जब एसिडिटी होती है तो नींबू पानी नहीं पिलाते, क्योंकि नींबू के अंदर ऑलरेडी सिट्रिक एसिड है, और एसिडिटी में एसिड बढ़ा दिया तो वो उसको खत्म नहीं करेगा, एसिड को और बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम और ज्यादा होगी। आगे बात समझ में। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो, एंटासिड को यूज करते हो बेसिक नेचर का। ये करते क्या है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे वही रिएक्शन होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एसिड प्लस बेस कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। ये पानी बन के बाहर निकल जाता है, ये सॉल्ट कैसा बनता है, न्यूट्रल। ठीक है। जैसे जैसे आप एसिड जो बढ़ा था, बेस खाते जाएंगे, ये इसको असर को कम करता जाएगा और आपकी एसिडिटी थोड़े ही टाइम में क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। आ गया लॉजिक समझ में। तो यहाँ पे भी पीएच का फर्क पड़ता है, बट इतना आपको बस समझना है इसमें। अब चलिए अगली हेडिंग।
अगली हेडिंग कौन सी है दोस्तों? हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 4 है आपके दांतों का सड़ना। क्या आपके दांतों का सड़ना पीएच से रिलेटेड है? 101% रिलेटेड है। 101% रिलेटेड है आपके दांतों का सड़ना, टूथ डिके। इसमें जाने से पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए। आपके ये जो दांत है, ये जिनको आप दांत कहते हैं, इसको हम साइंस के अंदर कहते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या होता है? पहला क्वेश्चन जो पेपर में बनता है, जो ये इनेमल, ये जिन्हें आप दांत कहते हैं, ये आपके बॉडी का सबसे टफ पार्ट होते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी बॉडी, पूरी बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं इनेमल। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया। कंपटीशन में भी बनता है, सीजीएल में भी बनता है, एसएससी में भी एमटीएस में भी बनता है, रेलवे में भी बनता है, और पॉलिटेक्निक में तो बन ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी बॉडी इज नोन एज इनेमल। अब इनेमल का फॉर्मूला पूछ लेता है कई बार कि ये किससे मिलके बना होता है। तो दोस्तों ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट किससे मिलके बना होता है? इनेमल। टूथ इनेमल लिख लो, चलो ठीक है। टूथ इनेमल किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कई बार खाली इनेमल आता है, इसलिए मैंने लिखा था। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और सबसे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये पॉइंट लिख लेना, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी बॉडी इज इनेमल। क्योंकि आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं करा सकता, अदरवाइज अंडरलाइन करिए, नहीं तो आप लिखिए, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब ये क्या होता है? ये आपका क्या हो जाता है? इस पर दोस्तों कोरोजन हो जाता है। कोरोजन का मतलब आपका क्या हो जाएगा? जंग लगना। क्या हो जाएगा? जंग। अब यहाँ पे जंग कैसे लगेगी? जंग का मतलब है कि ये जो दांतों की चमक है, सफेदी, ये जो सफेद चमक है, बेचारी धुंधली पड़ जाती है धीरे धीरे। थोड़ी सी येलो होगी, फिर और ज्यादा येलो होगी, फिर आपके जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनके और ज्यादा रेडिश ब्राउन देखे होंगे, बड़े बढ़िया बढ़िया कलर दिखते हैं दांतों के। रीजन यही है क्या कि उनका क्या होने लगता है? कोरोजन। क्यों होने लगता है, या उनके दांतों का कलर क्यों चेंज होने लगता है? रीजन समझिए। होता क्या है कि आपका जो दांत सड़ना, टूथ डिके जो होता है, वो स्टार्ट कब होता है? वो स्टार्ट होता है जब आपके मुंह का पीएच कितना हो जाता है? लेस देन 5.5। जब आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। When the tooth enamel start when pH of the mouth becomes lower than 5.5। ठीक है ये पॉइंट। तो आपका क्या है? जब आपके दांतों का पीएच, मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो दांत सड़ने स्टार्ट होंगे। सड़ने का मतलब उनका पहले एक थोड़ी सी लेयर आएगी, ठीक है, जैसे डेंटल प्लेक। उसके बाद क्या होगा? वो जो आपको दिख भी जाएगी, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अजीब है बट करना चाहो तो कर सकते हो। रात को जब आप सोते हो, सुबह उठते हो, तो ऐसा करना, ये नाखून या ये ऐसे रब करना, आपको यहाँ सफेद सफेद कुछ यहाँ पे चिपका हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब जब आप ब्रश नहीं करते, लगातार वो चीज क्या होती है? जमती जाती है, और उसी से फिर धीरे धीरे दांत सड़ने या उनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आ गया पॉइंट समझ में? तो आपके दांत कब सड़ते हैं? जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। अब ये सड़ते क्यों है? कोरोजन क्यों होता है? रीजन ये है इसका दोस्तों, क्योंकि आपका मुंह, जब आप जो खाना खाते हो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और चीजों की मैं बात नहीं करूंगा, जो मेजर इंग्रेडिएंट है। क्या होता है आपके फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर आप आलू खाते हो, रोटी खाते हो, आलू या रोटी का ही कॉम्बिनेशन, आलू गेहूं का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक तरीके की क्या है? शुगर है, मतलब एक तरीके की यह मीठा सब्सटेंस है। और ये क्योंकि ग्लूकोज एक मीठा सब्सटेंस है, तो ये क्या करता है? ग्लूकोज जो आपका एक मीठा सब्सटेंस है, ये जनरली क्या करता है? जैसे ही आपके मुंह के अंदर जाता है तो मुंह में क्या होते हैं? बैक्टीरिया। बट ऐसा नहीं है वो हर टाइम एक्ट करेंगे ना। जैसे ही आपके मीठा जाएगा, मीठा जाते ही मुंह का पीएच, और साथ के साथ मीठा तो गया ही, और मुंह का पीएच 5.5 से कम हुआ, तुरंत बैक्टीरिया अटैक करना शुरू हो जाएगा, आपके खाने को खाना शुरू कर देगा, और जो दांत है उनको और सड़ाना, धीरे धीरे उस पर असर करना शुरू करेगा। इन दोनों की वजह से ही, क्योंकि ग्लूकोज के जाते ही, और आपका पीएच, क्योंकि एक मीठा सब्सटेंस है, शुगर पार्ट स्वीट इन टेस्ट होता है, और मुंह का पीएच 5.5 से कम हुआ, तुरंत बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और आपके मुंह में क्या करेगा? एक्टिविटी शो करेगा, जिसकी वजह से जब खाना वो तोड़ रहा होगा जो भी चीज है, तो आपका क्या होगा?
स्मेल वगैरह आएगी, धीरे धीरे वो लेयर चढ़ेगी दांतों के चारों तरफ। इसी तरीके से आपके होते होते आपके क्या हो जाते हैं, जब आप लगातार इस प्रोसेस को 1 महीने तक ब्रश नहीं करते, 2 महीने 3 महीने इस तरीके से जब ब्रश बहुत कम करते हैं तो आपके दांत लगातार फिर सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का बहुत सिंपल तरीका है, किसको यूज करो? टूथपेस्ट। किसको यूज करो? टूथपेस्ट को यूज करो। टूथपेस्ट या कोई भी सब्सटेंस जो आप दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका क्या हो, क्लोजअप हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हो, कोई मतलब नहीं है। मेन काम क्या है? या फिर गांव में नीम का इस्तेमाल होता है, नीम दातुन वगैरह जिसे कहते हैं, सबसे सब बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको रीजन समझना है। ये जो होता है, ठीक है, ये टूथपेस्ट जो है ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर। ये ध्यान रखना है। मतलब आप क्या है, दांत आपके क्या है, आपको ब्रश करना है और आप एसिडिक सब्सटेंस लेके ब्रश करो, कोई फायदा नहीं है, आप अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। क्योंकि आपके मुंह में ऑलरेडी एसिड बढ़ चुका है। जो आपने खाना खाया तो आपको क्या है, एसिड तो बढ़ गया। अब एसिड के असर को क्या करना है? खत्म। तो मुझे क्या करना होगा? बेस यूज करना होगा। तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन की वजह से आपका पता चला मुंह में तो ऑलरेडी एसिड था, आपने किसको? कोलगेट को यूज किया, जो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का। ऐसे पता चला कि टूथपेस्ट कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर। इसीलिए आपको कम से कम दिन में 2 बार पेस्ट करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को। रात को तो चलो छोड़ो क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं, ठीक है, नहीं कर पाते, एटलीस्ट सुबह तो कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त सुबह भी नहीं करते, तो भाई वो सोच लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ। समझ में आ गया पॉइंट? ये चीज ध्यान रखना, ये प्रोसेस होती है। तो टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए जब आपका क्या होता है, कहीं आपके जलन होती है या डंक वगैरह कोई चीज मार जाती है कुछ भी, तो आप क्या करते हो? टूथपेस्ट वगैरह रगड़ लेते हो। एक तो ठंडा लगता है, दूसरा अगर एसिड होगा तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और उसके असर को धीरे धीरे क्या कर देगा? कम कर देगा। आई कहानी समझ में? लॉजिक समझोगे प्रॉब्लम नहीं है, रटोगे तो शायद प्रॉब्लम है। आज की क्लास की लास्ट हेडिंग, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट हो तो बताना। और ये जो इनेमल होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये जो दांत होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबल होते तो क्या होता? आपने पानी पिया, ये पानी के साथ अंदर गए, फिर सुबह निकलेंगे, फिर इनको धो, फिर इस्तेमाल करो। ये ध्यान रखना पॉइंट। कई लोग याद रखते हैं कि टूथ इनेमल आर वाटर सॉल्युबल। नो, नेवर। वाटर सॉल्युबल नहीं होते टूथ इनेमल बिल्कुल भी, क्योंकि अगर होगा तो रीजन ध्यान रखना कि आपने पानी पिया, दांत भी अंदर गए, फिर इंतजार करो सुबह तक का या शाम तक का, तब उनको धो के फिर इस्तेमाल करना, फिर पानी पीना, फिर ऐसे। ऐसा नहीं होता ना, इसलिए टूथ इनेमल जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। आगे अगला लास्ट हेडिंग आज की क्लास की, उसके बाद क्लास ओवर। लास्ट हेडिंग में है कुछ नहीं। लास्ट हेडिंग में क्या है कि आपके जो डंक होते हैं, जो आपकी चींटी वगैरह होती है, या जो आपके मधुमक्खी वगैरह होती है, या जिसको आप ततैया कहते हैं, ठीक है, ये सब जो है, तो ये जो भी चीजें हैं, और कुछ पेड़ भी होते हैं, जब ये आपके डंक इनके चुभते हैं तो आपको एकदम जलन होती है बहुत ज्यादा। चींटी डंक मारती है, या फिर आपका क्या होता है, चीटा हो गया, या फिर आपकी मधुमक्खी। सबसे ज्यादा मधुमक्खी और ततैया सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, या तो चेहरे पे या बॉडी के किसी पार्ट पे। तो जब आपको मधुमक्खी या ततैया काटती है तो क्या होता है? तो वो दोस्तों जब आपको काटती है तो वो एक एसिड छोड़ती है आपकी बॉडी में। इसी तरीके से आपका क्या होता है, नेटल प्लांट होता है, नेटल नाम का एक पौधा होता है, वो उसका भी जब आपको पत्ते या उसका कांटा जब आपको चुभता है तो वो भी क्या छोड़ता है, आपके एक एसिड छोड़ता है, जिसकी वजह से आपको वहां लाल लाल हो जाता है, हिस्सा सूज जाता है और बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। जब ततैया काटती है, मधुमक्खी काटती है, सबको पता होगा, बड़ा मजा आता है। क्लियर? उस टाइम पे आप क्या कहते हो कि आपको क्या चाहिए। अब मैं बता देता हूं कि जब वो काटती है तो वो एसिड कौन सा छोड़ती है। एसिड छोड़ती है मेथनोइक एसिड। कौन सा? मेथनोइक एसिड, ये ध्यान रखना। और नेटल जो पौधा है वो भी कौन सा एसिड छोड़ता है? मेथनोइक एसिड। ज्यादातर केस में याद रखना मेथनोइक एसिड, नहीं तो एनसीईआरटी में अगले पेज पे टेबल दी हुई है कि टमाटर में कौन सा एसिड है, ठीक है, इमली में कौन सा है, नींबू में कौन सा है, वो याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे से नहीं याद हो, आप चाहें तो मैं भी उनको लिखवा दूंगा, बाकी एनसीईआरटी में है वो, ठीक है। एसिड कौन सा? मेथनोइक एसिड छोड़ेंगी। अब ये जो मेथनोइक एसिड है, अब क्या होता है, इस एसिड की वजह से वो हिस्सा लाल हो जाता है और आपके बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, दर्द वगैरह होने लगता है, चुभन होने लगती है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है एक बात कि एसिड पे किसको यूज कर लो, बेस को। तो एसिड के असर को कौन खत्म कर देगा, बेस। तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर।
आप इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फटाफट कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं ततैया या मधुमक्खी के काटने के बाद जो कि आपकी किस नेचर की हो, बेसिक। आप गांव में क्या करते हैं दोस्त, गांव में राख लगाते हैं। राख क्या होती है, चूल्हा जो होता है, चूल्हे में खाना बनाने के बाद जो बच जाता है रेजिड्यू, उसको राख कहते हैं। वो राख लगाते हैं, कहते हैं राख लगाने से सही हो गया। दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि सही हो गया, वो इसलिए सही हो गया क्योंकि वो राख कौन से नेचर की है, बेसिक नेचर। कोलगेट लगाने से आराम मिल जाता है, क्यों, क्योंकि कोलगेट बेसिक नेचर का है। एसी की जगह कहते हैं लोहा, लोहा ले आओ, लोहा, लोहे से रगड़ लो तो आसान आराम मिल जाएगा, क्यों। अब देखो रटना मत, ध्यान अभी बताना, मैंने जो बताया था आपका क्या है